नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 14 सितंबर 2022 और आज आरआरबी ग्रुप डी की एग्ज़ाम थी। थर्ड शिफ्ट की भी एग्ज़ाम समाप्त हो चुकी है। थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में जीके जी सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर आ गए हैं 100% ऑथेंटिक प्रश्नों के साथ विथ एक्स्ट्रा फैक्ट। और दोस्तों अगर आज का आप ये वीडियो देखें तो आप अगर हमारा एनालिसिस रोज़ाना फॉलो करते हैं तो देखेंगे जो भी इस वीडियो के अंदर प्रश्न है उसका लगभग 60% तो हमारे एनालिसिस से है जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट में बताते आया हूँ, और कुछ प्रश्न हूबहू रिपीट भी हुए हैं। तो चलिए दोस्तों देख लीजिए। एक प्रश्न पूछा गया था, चौरा चौरी हत्याकांड किस राज्य से संबंधित है। जब भी कोई भी कांड की बात आई मैंने महात्मा गांधी के सारे आंदोलन, चौरा चौरी हत्याकांड, इन सब का जिक्र आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। कोई हवा में बात नहीं हो रही, आप पीडीएफ देख लीजिएगा। तो ये उत्तर प्रदेश में होती है। इस हत्याकांड की परिणाम क्या होती है, जो आपका असहयोग आंदोलन चल रहा था उसे रोकना पड़ता है। अब असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब होती है, आपका 1920 में होता है महात्मा गांधी जी के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना। इसी जो चौरा चौरी हत्याकांड 1922 में हुआ था, इसी के बाद आपका जो है स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में होता है। वो भी मैं रिलेट करके याद रखने के लिए बताया था, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। इसकी अध्यक्षता पूछा जाता है तो आपका चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे स्वराज पार्टी के, ठीक है। इसके बाद नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी का अन्य आंदोलन है, जिसे डांडी मार्च भी कहा जाता है। ये 12 मार्च 1930 को हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को हुआ था। इसी आंदोलन में गांधी जी ने डू और डाई का नारा दिया था, करो और मरो का नारा। इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है क्योंकि ये 8 अगस्त को हुआ था। इसके बाद चंपारण सत्याग्रह, ये भी गांधी जी से संबंधित है। ये तिनकठिया पद्धति के खिलाफ था। और चंपारण कहाँ है, ये बिहार में है। तिनकठिया पद्धति कहने का मतलब है कि किसान को जो है 1/3 हिस्सों पे नील की खेती अनिवार्य कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। एक प्रश्न आया था, ये रिपीट किया हुआ प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत विद्यालय कहाँ है, तो ये न्यू दिल्ली में है। ये भी रिपीट किया हुआ है, हूबहू प्रश्न रिपीट किए हैं। एक प्रश्न आया था, आईपीएल 2022 का फाइनल मैच कहाँ हुआ था। दोस्तों इतना कॉमन सा क्वेश्चन, अब क्या पूछेगा, हलवा बना दिया है इस शिफ्ट को, हलवा एकदम लल्लू, ठीक है। तो आईपीएल 2022 का मैच जो है ये मोटेरा स्टेडियम, जिसे नरेंद्र मोदी स्टेडियम अब नाम बदल गया है, ये गुजरात में है। यहीं पर हुआ था गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल के बीच में। राजस्थान रॉयल विजयी रहे, गुजरात टाइटंस विजय रहे थे, राजस्थान रॉयल जो है उपविजेता घोषित हुए थे। आईपीएल की बात कर लेते हैं। आईपीएल 2022 में 10 टीमों ने भाग लिया। स्पॉन्सरशिप टाटा के पास था, पहले वीवो के पास हुआ करता था। इसके बाद विजेता गुजरात टाइटंस, उपविजेता राजस्थान रॉयल थे। ऑरेंज कैप जॉस बटलर को, सबसे अधिक रन बनाने वाले को मिलता है। पर्पल कप युजवेंद्र चहल को, सबसे अधिक विकेट लेने वाले को मिलता है। इसके बाद आईपीएल में अब तक सर्वाधिक रन जो है विराट कोहली बनाए थे, सबसे अधिक विकेट डेवन ब्रावो लिए हैं, सबसे अधिक छक्का क्रिस गेल मारा है। बात करें ये आईपीएल का कौन सा सीजन था, तो ये 15वां सीजन था। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न एक पूछा गया था कि लोसार त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। दोस्तों मैंने त्यौहार का एक सीट दे दिया है, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये पूरा सीट है त्यौहार का। कोई भी त्यौहार पूछा जाएगा तो मेरी गारंटी है कि इससे बाहर जो है नहीं आएगा एग्जाम के अंदर त्यौहार, क्योंकि मैंने ऐसे ही त्यौहार को रखा है जो एग्जामिनर के जो है नज़र के सामने होती है और काफ़ी छुपी हुई होती है। तो लोसार त्यौहार जो है ये हिमाचल प्रदेश, कश्मीर या लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में मनाया जा सकता है। ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या था, क्योंकि जहाँ भी बौद्ध धर्म के लोग रहेंगे वहाँ लोसार त्यौहार मनाए जा सकते हैं। कुछ बच्चे लोसांग भी बोल रहे हैं, तो लोसांग भी होगा, उसका भी निपटान है मेरे पास, और लोसार का भी बता दिया। लोसांग होगा तो आपका सिक्किम हो जाएगा। लोसांग त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, लोसांग तो आपका जो है सिक्किम मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद लोसांग सिक्किम में, लोसार ये तीनों स्टेट जो बताया उधर है। हॉर्नबिल नागालैंड में मनाया जाता है। हॉर्नबिल एक पक्षी का नाम है जो नागालैंड का राजकीय पक्षी भी है। कचाई लेमन फेस्टिवल मणिपुर में मनाया जाता है। लाई हरोबा त्रिपुरा और मणिपुर दोनों में मनाया जा सकता है। यहाँ पे कुछ और देख लीजिए, बांग्ला महोत्सव ये मेघालय में, करची पूजा ये भी पूछा गया त्रिपुरा में, सागा दावा पूछा गया सिक्किम में, नोंगक्रेम नहीं पूछा गया है मेघालय, चपारकुट मिजोरम, कांगचिकवा मणिपुर। इसके बाद कचाई लेमन ये सब बता ही दिया, लोसांग बता ही दिया सिक्किम, अम्बुबाची असम, मोत्सांग मोंग न्यू नागालैंड। ये पीडीएफ आपको फिर से टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा, देख लीजिएगा और ताज़ा हो जाइएगा। फिर से एक बार त्यौहार को देख लेना है, क्योंकि त्यौहार से क्वेश्चन जो है उठाना स्टार्ट कर दिया। कल भी पूछा गया था थर्ड शिफ्ट में, गोवा का साओ जे जाओ, और आज पूछा गया हाइड्रोजन किस वर्ग का तत्व है, तो ये 17 वर्ग का है। सब दिन चिल्ला चिल्ला के जब भी प्योरिटी टेबल से कोई भी क्वेश्चन आया तो मैं हैलोजन का और अक्रिय गैस का जरूर जिक्र करता हूं कि किस वर्ग में है। हैलोजन 17 में है, इससे पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 118 है, 91 अधातु है, 20 उपधातु है, 7 उपधातु है, 20 अधातु है, ठीक है, माफ कीजिएगा। उपधातु कहने का मतलब सिलिकॉन, जर्मेनियम वगैरह, ठीक है। इसके अलावा 24 तत्व जो है कृत्रिम रूप से जो है मेड किया गया है।
इसके अलावा आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं, 18 वर्ग हैं। प्राचीन वाले में जो है 7 आवर्त थे लेकिन 9 ही वर्ग थे। खोजकर्ता कौन है? मोस्ले हैं। प्राचीन वाले के मेंडेलीव थे। परमाणु क्रमांक पर आधारित है। प्राचीन वाला परमाणु भार पर होता था या द्रव्यमान पर होता था। समूह 17 में हेलोजन है जो क्लोरोफ्लोरोब्रोमा आइडो है। 18 में अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस आपका हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन है। इसमें जेनन का सूत्र आपको याद रखना चाहिए, एक्सी होता है और ये स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है इसे, ठीक है। और अक्रिय गैस के खोजकर्ता विलियम रैमजे है, तो आपको ये बात भी याद रखना चाहिए, ठीक है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न पूछा गया था कि कार्बन किस वर्ग का तत्व है। पीरियोडिक टेबल से हमेशा 2 क्वेश्चन जो है फिक्स है, तो ये 14 वर्ग के तत्व है। कार्बन का परमाणु क्रमांक जो है आपका 6 होता है, ठीक है। अधातु है, इसका अपरूप आपका हीरा, ग्रेफाइट, कोयला और फुलेरीन होता है। यहाँ पे मिसप्रिंट तो नहीं है, चलो ठीक है। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में रखे गए हैं? तो ये अनुच्छेद 280 में है वित्त आयोग का गठन। अनुच्छेद 280 में जो है वित्त आयोग से संबंधित है। इसके बाद राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है वित्त आयोग का गठन 5 वर्षों के लिए। ये पंचवर्षीय निकाय है। पूछा जाता है कि ये कितने वर्षीय निकाय है, तो पंचवर्षीय निकाय है। 15वीं वित्त आयोग चल रही है। इसके अध्यक्ष NK सिंह है, नंद कुमार सिंह है। उत्तराखंड के एक एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछा गया था कि NK सिंह का पूरा नाम क्या है, तो नंद कुमार सिंह है। आपसे पूछा जा सकता है कि वित्त आयोग में कितने सदस्य होते हैं, तो 5 सदस्य होते हैं। 4 + 1, एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं, ये भी बात ध्यान रखिए, ठीक है। अगला एक प्रश्न है कि पलितानी जैन मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये भावनगर गुजरात में स्थित है। भावनगर गुजरात में नमक अनुसंधान केंद्र भी है। आपको माउंट आबू राजस्थान में जो है ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। ये भी जैन मंदिर है। एक प्रश्न यहाँ पे, भारत की प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सब दिन बताते हैं गोदावरी नदी की जब भी जिक्र आया। मैंने आपको बताया प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, दक्षिणी गंगा कहा जाता है। अगर दक्षिण की गंगा कहा जाएगा ना, दक्षिण की गंगा, ये भी बताया कि 3 बार में लिखा जाएगा तो कावेरी हो जाएगा। दक्षिण की गंगा मतलब 3 बार में लिखा जाता है, दक्षिणी गंगा मतलब 2 बार में लिखा जाता है। तो याद करने की कई ट्रिक है, ठीक है। जायकेवारी परियोजना ये आपका गोदावरी नदी पे है। नासिक के त्रिमकेश्वर नदी जो गोदावरी नदी है, नासिक के त्रिमकेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है। गीजर में ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार का होता है, तो मेरे ख्याल से विद्युत ऊर्जा का जो है ताप ऊर्जा में रूपांतरण होती है। अगर स्टैटिक या गतिज ऊर्जा के फॉर्म में है तो फिर गतिज ऊर्जा हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कि क्या था ऑप्शन में, गतिज ऊर्जा भी हो सकता है। और रूपांतरण की बात यहाँ पे कर रहा है, तो मेरे ख्याल से ताप ऊर्जा का जो है विद्युत ऊर्जा का ताप ऊर्जा में रूपांतरण होता होगा। इंद्रधनुष किस नियम पर आधारित है, तो इंद्रधनुष जो है आपका परिवर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण सब दिया गया था। तो हमको लगता है इसमें दोनों या तीनों इसमें शामिल रहते हैं, ठीक है। तो देख लीजिएगा कि एक पूर्णांतरिक परावर्तन भी था क्या, तो इसका मैं कंफर्म जवाब अभी मैं नहीं देख सकता। आप बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या था। दोस्तों हर चीज़ जो है हर वक्त जवान पे नहीं रहती, आपको पता है। कितना भी आप इंटेलिजेंट हो जाओ, लेकिन मैं भी अगर एग्जाम में बैठूं ना तो बहुत सारे क्वेश्चन नहीं बनेंगे मुझसे भी, ठीक है। एक प्रश्न आया था सबसे अधिक स्वर्ण भारत के किस राज्य में होता है, ये एकदम लल्लू क्वेश्चन है। कर्नाटक। आपने जो है पिक्चर देखा ही होगा, है ना, KGF देखा है ना, कोलार गोल्ड फील्ड। अभी इसका पार्ट 2 भी आया है, तो ये पिक्चर जो है इसी पर तो आधारित बना है, इसी फैक्ट्री पे, ठीक है। इसके बाद सबसे ज़्यादा तांबा जो है MP हो गया, पहले राजस्थान में हुआ करता था लेकिन इसको पछाड़ा है। हीरा जो है ये पन्ना मध्य प्रदेश में होता है, अबरख आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक होती है। तो ये बात सब आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। 73वां संविधान संशोधन कब होती है? पंचायत को नहीं छोड़ रहा है तो 1992 में। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, जो चैप्टर से नहीं पूछे तो इसका मतलब नहीं कि मैं भी नहीं पढ़ूंगा, ऐसा नहीं है। TCS है, TCS कभी आपको जो है अपना जो इसका गुप्त बात है नहीं जानने देगा। हो सकता है कि जो आप नहीं सोच के गए वही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। ये शिफ्ट पूरा पॉलिटी के नाम रहा है, जैसे कि आप देखेंगे तो ये ग्राम पंचायत से संबंधित है। अशोक मेहता समिति, बलवंत मेहता समिति, सिंघवी समिति सभी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। 11वीं अनुसूची और 9वीं भाग ये भी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। 11वीं अनुसूची में 29 भाग है, वहीं 12वीं अनुसूची नगर निगम से संबंधित है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद 40 आर्टिकल तथा 243 आर्टिकल ये भी ग्राम पंचायत से संबंधित है। पंचायत का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष है। इसके बाद हेड क्वार्टर कहेगा तो हैदराबाद में हो जाएगा, ठीक है। शुरुआत कब होती है? 1959 में राजस्थान के नागौर से होती है। तो इतनी बातों याद रखना है आपको ग्राम पंचायत के रिलेशन में। गढ़वाल में कौन सा आंदोलन हुआ था? ऑप्शन नहीं है, गढ़वाल में काफी आंदोलन हुए थे। अगर उत्तराखंड की खाली बात करें तो वहां पे आपका चिपको आंदोलन भी हुआ था उत्तराखंड में। गढ़वाल में आपको भिलंगना और जो भागीरथी नदी पे टिहरी बांध बनी है इसकी भी आंदोलन हुई थी रुकवाने के लिए, ठीक है। तो देख लेंगे कि कौन सी आंदोलन ऑप्शन में दिया गया था। एक प्रश्न, ये सब प्रश्न जो है ये तो आया है और ये तीनों जो है सिर्फ इतना बताया गया स्टूडेंट के द्वारा कि इससे संबंधित आया था, इसीलिए मैं यहाँ पे आपको फिर से जिक्र कर दूंगा। और एक बच्चे ने बताया है कि जब भी आप उत्तल दर्पण अवतल दर्पण लिखिए, राजेंद्र नाम है शायद उनका, मैं आभार व्यक्त करता हूं उनका कि आप जो है इतने अच्छे से मुझसे जो है राय पूछ रहे हैं और मांग रहे हैं, क्योंकि ऐसे बच्चे बहुत कम मिलते हैं जो एकदम कॉन्शस होकर पढ़ते हैं। उत्तल दर्पण को जो है कॉन्वेक्स कहते हैं भैया, और अवतल दर्पण को कॉनकेव कहते हैं, ठीक है। वो इंग्लिश मीडियम का बच्चा है, बोले हैं कि इंग्लिश शब्द भी मेंशन कर लीजिए दर्पण में, ठीक है। तो उत्तल दर्पण में फोकस दूरी पूछ रहा था आपको, और आपका वस्तु की दूरी 50 दिया था और आपका प्रतिबिंब की दूरी 20 दिया था। दर्पण की सूत्र क्या होती है? 1/f बराबर 1/v + 1/u होता है।
और यहाँ पे कौन सी दर्पण की बात हो रही है? उत्तल दर्पण की, कॉन्वेक्स दर्पण की। इसमें हमेशा इमेजिनरी प्रतिबिंब ही बनती है, जैसा कि आप जानते हैं। इमेजिनरी प्रतिबिंब जब भी बनता है आपको उत्तल दर्पण में जो है यानी कॉन्वेक्स दर्पण में फोकस दूरी को पॉजिटिव लेना है। उसके बाद में वस्तु की दूरी को कुछ भी नहीं देखना है, कोई भी दर्पण हो निगेटिव लेना है। और प्रतिबिंब की दूरी अवतल दर्पण में पॉजिटिव लेना है। आप प्रतिबिंब की दूरी उत्तल दर्पण में भी पॉजिटिव लेने का आप ट्रिक बता देता हूं कि जब भी काल्पनिक प्रतिबिंब ना गाना, तब देखिए आप उत्तल दर्पण में भी काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहे हैं तो पॉजिटिव ले लिए। अवतल दर्पण में काल्पनिक और वास्तविक दोनों बनता है, तो जब काल्पनिक बनता है तब पॉजिटिव, और जब वास्तविक बनता है तब अवतल दर्पण में निगेटिव लेते हैं, भी का मान। ठीक है, तो ये भी का झंझट अभी भी खत्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो आपका 1/f तो निकालना ही है, पॉजिटिव होगा तो कोई साइन नहीं रखते हैं। उसके बाद 1/v होता है, भी का मान कितना दे रखा है? प्रतिबिंब की दूरी 20 सेंटीमीटर दे रखा है, आपको भी पॉजिटिव लेना है। इसके बाद आपको ये बीच में प्लस का साइन होता है और 1/50 ये निगेटिव है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 1/20 में से 1/50 घटेगा, तो 50 और 20 का एलसीएम 100 हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा तो 3/100 हो जाएगा। तो f का वैल्यू जो है 100/3 होगा, 33.1/3 जो है इतना सेमी हो जाएगा आपका f का मान। आई होप आपको समझ में आया होगा। और मैंने ये भी बताया है कि मैं दर्पण को आपको जो है जस्टिफाई कर दिया हूँ, बढ़िया से कैलकुलेशन मतलब समझा दिया हूँ। तो आपको लेंस को भी समझ जाना चाहिए। लेंस में क्या होता है, जो मैंने उत्तल दर्पण में प्रॉपर्टी बताया है ना, वो आपको अवतल लेंस में लगाना है, सेम, और कुछ नहीं करना है, खाली सूत्र बदल जाएगा। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है, यही है लेंस का सूत्र। तो आपको जो साइन चेंज करने की प्रॉब्लम है, जो उत्तल दर्पण में मैंने कहा कि फोकस दूरी को लीजिए पॉजिटिव, तो आपको उत्तल दर्पण में, तो उत्तल लेंस में आपको फोकस दूरी को निगेटिव लेना है। और जो वस्तु की दूरी है, चाहे लेंस हो चाहे दर्पण, कोई सा भी हो, हमेशा निगेटिव लेना है। ठीक है, और उत्तल दर्पण में आप भी का क्या लेता है? पॉजिटिव, तो इसमें भी निगेटिव ले लीजिए। ठीक है, इतनी सी बात है और कुछ नहीं है ना, कोई नहीं है। ओम का नियम संबंधित एक प्रश्न आया था, भी बराबर RI होता है, लेकिन समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में आपको प्रतिरोध निकालने आना चाहिए। समांतर क्रम में फिर से समझा देता हूँ, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 होता है। अगर 5 को होता तो 5 बार जोड़ लेते, ठीक है, और इसी से इसको पलट लेते, तब r का मान निकलता है, क्योंकि ये 1/r का मान आप निकालने जा रहे हो। ठीक है, इसके बाद श्रेणी क्रम में पूछे तो सीधा सीधा r बराबर R1 प्लस R2 होता है, यही हो जाता है श्रेणी क्रम में। टोटल प्रतिरोध निकाल के भी बराबर RI में रख देंगे, जहाँ I क्या है? धारा है, R क्या है? रेसिस्टेंस है टोटल, और भी क्या है? विभवांतर है। ठीक है, इससे आप में 2 चीज दिया रहेगा, तीसरा चीज आपको निकालने के लिए कहा जाएगा। आवर्धन क्षमता वाली से एक प्रश्न आया था, आंकड़े नहीं है। लेंस की क्षमता निकालने का एक प्रश्न आया था, इसका होता है पावर बराबर 1/, फोकस दूरी मीटर में होता है, तो सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो पहले मीटर में चेंज कर ले। इतना डायप्टर आपका